और बुजुर्गों दोस्तों, अजीज साथियों, अपना सबसे बड़ा यहाँ जमा होने का मकसद है कि ये जो नशा मुक्ति, जो नशा है, जो हमारे बच्चे, जो बुजुर्ग, जो हमारे बच्चों को बार बार समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ काम जो है सिर्फ साहिब का पठान जावेद कुरैशी साहब और हमारे उलेमा बोर्ड के जिम्मेदार और मेरा, ये हम सबके, हमारे चारों का काम नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे किस चीज़ों के ऊपर जो है हमारे बच्चे किस चीज़ का नशा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल आप पढ़ाई क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके पढ़ाई के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ये चीज़ का हमको ध्यान देने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। और मेरे भाइयों और बुजुर्ग दोस्तों और पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि यहाँ पर इन सब लोगों ने आकर इस प्रोग्राम को जो है तो कमेंट किया है। और इसका प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम का श्रेय जाता है तो हमारे पत्रकार भाइयों को जाता है कि मीडिया के ज़रिए से जो ये बातें जो फैलती है, मीडिया के ज़रिए से जो ये बातें चलती है, ये कहीं ना कहीं तो भी पूरा आलम, पूरा औरंगाबाद, पूरा नारेगांव में बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ये चीज़ किसी ना किसी को तो भी समझेगी। हमारे जावेद कुरैशी साहब ने जैसे बताया कि हम किसी की दाढ़ी, किसी की टुट्टी, किसी की मोहब्बत से, किसी को मार के, किसी को प्यार के। जावेद कुरैशी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने पीछे भी इसके ताल्लुक से एक मुद्दा उठाए थे मीडिया के ज़रिए से, लेकिन कुछ लोगों में असर गिरा इस चीज़ का, कुछ लोगों में नहीं गिरा। लेकिन अगर हमारे आपके अगर उलेमा बोर्ड की हमको अगर साथ होंगी तो इंशाल्लाह इस काम को हम पूरा अंजाम देंगे और इस काम को, नशा मुक्ति के काम को हम तो पूरा इसके अंदर जो है तो हम कामयाब होकर बताएंगे। और इसके अंदर जो है जावेद कुरैशी साहब फिर एक बार यहाँ पर जो है तो नारेगांव के अंदर, इस नारेगांव में जो औरंगाबाद के कुछ बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो नशे के लिए औरंगाबाद में आते हैं। यहाँ पर नारेगांव में ध्यान देना इसके लिए ज़रूरी है कि नारेगांव का एक गरीब, बिछड़ा हुआ, भटका हुआ तबका है। इस तबके को हम लोगों को इसके ऊपर फोकस इसके लिए देना है कि नशे के अलावा यहाँ पर और दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें चालू है जिनके ऊपर हमको ध्यान देने के बाद में भी जो तो हमारे कुछ बहुत से लोगों को है नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो चीज़ को फोकस में लाकर उसका सामना करके वो चीज़ को बंद करेंगे। यहाँ पर हमको आपका साथ इसके लिए चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के नारेगांव के जो 2 नंबर के धंधे चालू है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो भी वो नींद और गूंगी की जगह लेकर अपनी जगह को जो है तो नारेगांव में जो गांजे का, चरस का, बटनों का, दारू का जो धंधा बेफाम चालू है, यहाँ पर जो है ये जो चालू है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों को और हम सभी भाइयों को सबको एक साथ में आना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इसके लिए मैं मेरी 2 बात करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब माजिद कादरी साहब और शहर औरंगाबाद के बेबाक बिंदास लीडर जनाब जावेद कुरैशी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब साहिब खान पठान साहब, हमारे दोस्त और शहर औरंगाबाद की एक इनकलाबी शख्सियत अफसर पठान साहब और दीगर तमाम मेहमान जिसके नाम मैं समझता हूँ आगे आते रहेंगे और ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के सिलसिले के अंदर है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले ये कहता चलूं कि जावेद कुरैशी साहब ने जितने तंज नहीं किए हैं मैं उन तमाम को साथ में लेते हुए अपने प्रोग्राम की और इस तकरीर को आगे लेता हूं ताकि वो बातें रिपीट ना हो। नशा मुक्ति अभियान शहर औरंगाबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक हमेशा से उन्वान रहा है। नशा मुक्ति अभियान जमीयत उलमाए हिंद का हमेशा से एक उन्वान रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि उलमाए इकराम, दानिशवरान इस फिक्र को लेकर गुज़िश्ता कई सालों से शहर औरंगाबाद के नुक्कड़ों के ऊपर चल फिर रहे हैं, शहर की गलियों में जा रहे हैं, यहाँ तक के कब्रिस्तानों का तक सर्वे किया जा रहा है। और एक शर्मिंदगी वाली ये बात हमारे पास ये आती है कि नशा करने वाले कब्रिस्तानों में बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दुखद बात है हमारे लिए। हमें ये कहा गया है आकाए नामदार की जानिब से कि कब्रिस्तान जाया करो,
मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, और जब गुनाहों से दूर होता है तो वो अपने आप को नेकियों में ढालता है। लेकिन जो कौम जहां से इबरत लेनी हो वहां जाकर ही अगर नशा करे तो उस कौम को इबरत मिलेगी कहां? ये संजीदगी का मुद्दा है, ये फिक्र का मुद्दा है। हमको इस बात को संजीदगी से लेना होगा, हमको इस बात की फिक्र को गहराई से पकड़ना होगा। सिर्फ दीनी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा सोशल नुकसान हो रहा है, और हमारा जो है तो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे जो है तो तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ग्रुप है, एक गिरोह है जो नशे की लत में लगा हुआ है, और हमारे बच्चे उनके पास जाकर अपने आप को मिला रहे हैं और नशा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को करीब से देखते हैं तो एक बात ये समझ में आती है, नशा क्यों बढ़ रहा है? नशा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है नशे के बढ़ने का। दूसरी बात, हमारी कौम के पास खालीपन बहुत है। अगर आप देखेंगे जो लोग सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सियासी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग नशे से दूर आपको नजर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो उनके पास मसरूफियत है, उनके पास वक्त को गुजारने के लिए एक शेड्यूल है। लेकिन जो लोग नशे के अंदर है, जो नौजवान नशे के अंदर मुलविस होते जा रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई काम कारोबार नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके। तो यानी कि उनके पास तालीमी इदारे में जाने के लिए भी कोई रास्ते नहीं है। तो अब उनके पास खाली वक्त है, और खाली जो है तो दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग फिर इनको जो है तो नशे की तरफ ढालने लगता है। एक और बात मैंने जो चीज नोटिस की है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद में गुज़िश्ता 7 सालों से हूं, और जमीयत के बैनर के नीचे हमने कई नशा मुक्ति के प्रोग्रामात लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के अंदर हमको नई नई चीज मालूम होती है। तो नशा करने के अंदर एक वो नौजवानों का बहुत बड़ा तबका है जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि लोग नशा करते क्यों है कि कोई काम करना है। आप अगर किसी बिगारी को देखेंगे, उसको एक ट्रैक्टर पर रेती तीसरे ताल पर चढ़ाना है तो वो क्या करता है? नशा करके चढ़ाता है, क्योंकि उसके पास खुद एतमादी इतनी नहीं है कि मैं अपने होश और हवास में ये एक ट्रैक्टर रेती ऊपर चढ़ा सकता हूं। इसी तरह वो बच्चे जो नशे के अंदर है, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। एक अहम बात इस मंच से कहता चलूं कि नशा मुक्ति अभियान जो है तो ये काउंसलिंग का विषय है। ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको बिठाकर उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनकी काउंसलिंग की जाए। बयानों से, तकरीरों से, अखबारी इश्तिहारात से और बैनरों से ये नशा मुक्ति नहीं हो सकती, और उन बच्चों पर तंज करने से भी नशा मुक्ति नहीं हो सकती। अगर नशा मुक्ति करनी है तो हमको जो है तो उनको बिठाकर काउंसलिंग करना होगा, और वो नशा किसी भी एतबार का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अशिया का ही नशा होना, कभी कभी जो है तो सियासत का भी एक अजीब सा नशा होता है, और जिन बच्चों को उसकी आदत नहीं है उनको उनसे दूर रखना चाहिए, वरना जो लॉट में निकलते हैं फिर उन पर तनकीदें हो जाती है। तो हमको तमाम नशों से बच के चलना है। क्योंकि जनाब वाजिद कादरी साहब यहाँ मौजूद है, ये कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, और मैं समझता हूँ आज के माहौल के हवाले से, क्योंकि नशा मुक्ति के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, ये आपके सामने डिटेल में बात रखेंगे। मैं जनाब साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बज़्म को सजाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, क्योंकि आपने 1 साल की मुहिम का ऐलान किया है, 1 साल के अंदर आप औरंगाबाद के अंदर से नशे को कम से कम तो कर देंगे। क्योंकि अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो मैं इस पर यकीन इतने जल्दी नहीं कर सकता। हमारा काम है कोशिशें करना, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। आप तो तमाम को मुबारकबाद, मेरे पत्रकार दोस्तों को मुबारकबाद जो अपना सोशल अवेयरनेस बताने के लिए यहाँ मौजूद है। कि हो सकता है यहाँ मुट्ठी भर लोग हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे शहर के पास जाएगा। तो आपका भी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।
रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, आज का जो प्रोग्राम है नशा मुक्ति अभियान, सभी मेरे साथियों ने नशा मुक्ति किस तरह से करना चाहिए, नशा मुक्ति किस तरह से हो सकता, नशा कहाँ से आता, क्या आता, तमाम बातें बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक मुकर्रिर ने अपने अपने अंदाज में बातें पेश की। मैं अपने अंदाज में आपको बताऊंगा। नशा करने वाले दो टाइप के लोग हैं। एक शख्स ऐसा रहता जो नशे में चूर है, नशे में इतना चूर है कि उसके अतराफ में उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसके बीवी के आंखों में खौफ है, उसके बच्चों के आंखों में बेबसी है, माँ बाप के आंखों में लाचारी है, रिश्तेदार उससे परेशान है, पड़ोसी उससे बदज़न है, लेकिन वो शख्स उसे किसी से लेना देना नहीं। बस उसे शाम की शराब का इंतज़ाम किस तरह से किया जाए उसकी फ़िक्र है। घर में के बर्तन बेच चुके, बीवी के जेवर गिरवी रख चुके, फिर भी वो शख्स शराब के नशे से या किसी भी तरह के नशा से दूर नहीं हो रहा। दूसरा शख्स एक ऐसा है जिसकी उम्र 15 से 16 साल 17 साल की है। घर में माँ बाप से कुछ अनबन हो जाती, कुछ नाराज़गी हो जाती और वो लड़का, वो नौजवान घर छोड़ के चला जाता। जाने के बाद रात गुजारना है, अपने दोस्तों का सहारा लेता, दोस्तों के घर चले जाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती है क्या उसके दोस्त, उसके जानने वाले जिसके पास वो बच्चा रात गुजारने के लिए चला गया, वो लोग शराब के नशे के आदी रहते, बुरी नशे के आदी रहते। ये नौजवान बच्चा जिसको शराब क्या पता नहीं, जिसको नशा क्या पता नहीं, किसको नशे की कोई चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं, घर से सिर्फ अनबन होने की वजह से चले जाता, टेंशन की वजह से चले जाता और उस ग्रुप में जाकर मिल जाता। वो लोग, वो दोस्त उसे शराब या नशीली चीज़ें पिलाकर उसको उसका आदी बना देते। दिन निकल जाता। दिन निकलने के बाद में वो बच्चा बेचैन हो जाता क्योंकि उसने कभी भी नशे की कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। अपने आप को कोसता, मेरे दोस्तों को, अपने दोस्तों को कोसता कि मैंने आज क्या किया। दोपहर तक 4 बजे तक इंतज़ार करता कि मेरे घर से कोई आ जाए, मुझे कोई फ़ोन करे, मेरे कोई रिश्तेदार मुझे आ जाए, गले से लगा ले और मुझे बोले बेटा चल तू घर पर। लेकिन समाज का कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, कोई उसे फ़ोन नहीं करते। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। अब वो उस रीज़न में, उस वजूहत में मैं नहीं जाऊँगा। शाम हो जाती, रात हो जाती, फिर बच्चे को, उस लड़के को वही टेंशन आता, ना मुझे मेरे माँ बाप पूछ रहे, ना मुझे मेरे भाई पूछ रहे, ना बहन पूछ रही, ना कोई और रिश्तेदार पूछ रहा। सबसे बेहतर मेरी यही दोस्त है, सबसे बेहतर नशा मेरी यही है। और वो नशे के आदी हो जाता। भाइयों, नशा बुरी चीज़ है, नशा करने वाला बुरा नहीं है। उस नशा ने उसको इतना जकड़ लिया, इतना जकड़ लिया कि वो शख्स उससे बाहर नहीं आ सकता। तो आप और हम मिलकर, हमारा समाज मिलकर ये काम कर सकते हैं कि वो नशा करने वाले शख्स को, उस लड़के को हम साथ देकर, हाथ देकर, हाथ में हाथ मिलाकर, साथ में लेकर चल सकते हैं। तो सभी मुकर्रिर ने यहाँ बताए अपने अपने अंदाज में कि हम नशा मुक्ति किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको और मेरी बात खत्म कर दूं। अगर मेरी बात कोई नशा करने वाला सुन रहा है तो वो सोच ले, हम हमारे समाज की तरफ हाथ बढ़ाए,
समाज ने, माशरे ने उस हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाए, ये न देखे कि वो किसी नशाखोर का हाथ है, सिर्फ हाथ इसलिए बढ़ाए कि हम उसकी मदद करें, हाथ उसको सपोर्ट करें चलने के लिए, उठने के लिए। और उस नशा करने वाले इंसान ने ये ना सोचे कि मैं उसका हाथ कैसा थाम लूं। उसने हाथ बढ़ाए, इसने हाथ थाम ले, दोनों हाथ एक दूसरे को मिलाकर खड़े हो जाए और साथ साथ चले। इंशाल्लाह समाज में की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएगी। हम किसी पे ब्लेम ना करें, ना किसी डिपार्टमेंट पे, ना वो दुकानदार पे, ना फला पे। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी, कि हम अपने अपने अंदाज में, हर शख्स अपने अपने अंदाज में किस तरह से नशा करने वाले लोगों को नशे से दूर रख सकते हैं। मैं पठान साहब को इस नशा मुक्ति अभियान के लिए मुबारकबाद देता हूँ। किसी न किसी शख्स को शुरुआत तो करना पड़ेगी, वो आगे चलते रहेंगे, हम साथ में चलते रहेंगे, काम बनते रहेगा, काम होते रहेगा। तो पठान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके टीम को बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़। एका ठिकाणी असं भाषण चालू होतं, समोरचा व्यक्ती एक भाषण मराठीमध्ये बोलत होता, ते मालेगावचं वाक्य आहे। त्या ठिकाणी तो व्यक्ती त्या समाजाला उद्देशून काही वेडवाकडे बोलत होता, परंतु त्या लोकांना ती मराठी समजत नव्हती। आणि एक मुलगा शाळेत शिकतो, तो त्याला मराठी कळत होती, तो मुस्लिम समाजाचा असून सुद्धा त्याला मराठी समजत होती। तो एकटा उठून त्या शिक्षणाच्या जोरावर सगळ्याला सांगू लागला, हा व्यक्ती आपल्या विरुद्ध बोलतोय, आपल्या समाजाबद्दल वाईट बोलतोय, आणि तुम्ही इतके शांत का? याचं कारण आज मी मराठी बोलतोय, म्हणून तुम्हाला मराठी सुद्धा समजली पाहिजे आणि हे शिक्षण आपल्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। शिक्षण फक्त हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरे याच्यात नियोजित ठेवू नका। नंतर आता विषयाला धरतो आपण। या ठिकाणी नशामुक्त, नशा म्हणजे काय, नशा किती प्रकारचा असतो? सध्या तरी मार्केटमध्ये ज्यावेळेस बहिणी सांगितलं, दारूबद्दलचं सांगितलं, परंतु माझ्या अनुषंगाने मी आता या ठिकाणी 40 वर्षापासून राहतो, मला जसं कळतं त्या पद्धतीनं इथं गेले 30 ते 35 वर्षापासून दारू 1 नंबरला होती, गांजा 2 नंबरला होता, ते बटन जे आलं होतं ते 3 नंबरला होतं, हे असे स्तर झाले होते। परंतु आता जी घडी परिस्थिती आहे, या परिस्थितीमध्ये जावेद भाई गांजा 1 नंबरला आहे, दारू 2 नंबरला गेली, बटनचं काही इथपर्यंत आलं नाही, परंतु ब्राऊन शुगर एक मागच्या वेळेस 80 ग्रॅम या भागात पकडलं गेलं, 80 ग्रॅम ब्राऊन शुगर। म्हणजे इथपर्यंत जर ब्राऊन शुगरचा जो आशिया खंडातून जो व्यवहार चालतोय तो नारेगावपर्यंत येतोय, म्हणजे इथं कुठं ना कुठं इथलच्या लिडरशिपचा हा आपल्याला भेटलेला एक दुवा आहे। म्हणजे लिडरशिप, जी लिडरशिप इथपर्यंत आपल्याला दारू नशापर्यंत इथपर्यंत पोहोचू राहिली, म्हणजे ही लिडरशिप कुठं ना कुठं जिम्मेदार आहे। तुम्हाला ती लिडरशिप कळली पाहिजे। याच्या पाठीमागचं कारण, या लिडरशिपच्या पाठीमागचं कॅरेक्टर, जो ज्या व्यक्ती त्या पद्धतीचा कॅरेक्टर असेल त्या पद्धतीचं नेतृत्व तुम्हाला देईल आणि त्या पद्धतीची व्यवस्था तुम्हाला देईल। म्हणजे इथलची लिडरशिप ही पूर्ण माझ्या पद्धतीने, मी माझं वैयक्तिकमध्ये पूर्ण त्या लिडरशिपला मी कंडेम करतो की ही फक्त ही लिडरशिप या गोष्टीला जबाबदार आहे। जोपर्यंत तुम्ही कॅरेक्टर लिडरशिप देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला अशी व्यवस्था भेटणार नाही। तुम्हाला बघावं लागेल, ठीक आहे, आतापर्यंत जो झाले त्या गोष्टी आले, परंतु त्या गोष्टीसाठी नशामुक्त अभियानच्या माध्यमातून या गोष्टीसाठी आपल्याला विरोध कशा पद्धतीने करावा लागेल। कमीत कमी मी आणि माझे 10 मित्र, या 10 मित्रापर्यंत पोहोचायचं आपल्याला। पुऱ्या जगात आपल्याला काही करायचं नाही, फक्त आपले 10 मित्र या नशेपासून कसे मुक्त होतील या अनुषंगाने जर आपण पुढे चाल केली तर नक्कीच आपण आपल्याला या नशामुक्त अभियानमध्ये यश मिळेल। 1 आणि 10 म्हणजे मी 1 आणि माझे 9 आणि ते 9 ते 10 अशी संख्या वाढत जाऊन या पद्धतीने आपण नशामुक्त करू शकतो। इथल्या प्रशासनावर आपली व्यवस्था विश्वास नाही, कारण आपल्याला सर्वांना माहिती साहेब खपाटे यांनी ज्या लोकांना या व्यक्तींना इथं बोलवलं होतं त्यांची नावं आपण बघितले। त्या नावाच्या पाठीमागं ठीक आहे, त्यांचे कामं, जे व्यक्ती कामानिमित्त जर गैरहजर असतील, परंतु भरपूर लोक असे की त्यांचं ह्या खुलेआम या 2 नंबरच्या धंद्याला पाठिंबा आहे, त्या पाठिंब्यामुळे ते इथं उपस्थित नाही आहे। मी तुम्हाला त्याचे नाव जाहीर करत नाही, सर्वांना हे नावं परिचित आहे। जे लोक 2 नंबरच्या धंद्याला प्रोत्साहन देतात तेच लोक गैरहजर, बरोबर आहे की नाही? जे लोक 2 नंबर अवैध धंद्याला प्रोत्साहन देतात तेच लोक इथं गैरहजर आहे, आणि जे नाही देत
ते जातीने हजर आहेत. समाजासाठी ज्या व्यक्तीला आपल्याला वाटतं आपण समाजासाठी काही गोष्ट दोन शब्द करावं, तो व्यक्ती कुठलाही विषय असतो त्या विषयाला धरून आपले कुठलेही महत्त्वाचे काम असतो ते काम सोडून त्या समाजाच्या कामासाठी येत असतो. त्यानिमित्तानं ही पब्लिक आपल्यासमोर जी बसलेली आहे व्यासपीठावर ती इथे जमा झालेली. नशामुक्त अभियानच्या माध्यमातून परत असतो सांगतो त्या लिडरशिप जर आपली मजबूत असली तर इथलचे जे व्यवस्थापन आहे पोलीस प्रशासन असेल त्यांना आपण दबाव आणू शकतो. कारण जर मी दारू पित नाही, मी गांजा पित नाही, मी गोळ्या बटनचा नशा करत नाही तर मीच बोलू शकतो पोलीस प्रशासनाला हे का चाललंय म्हणून. तुमच्या आजूबाजूला जर चालू आहे तुम्ही बोलू शकत नाही कारण तुम्ही ते नशा करत असाल म्हणून तुम्ही त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही. त्याकरता तुम्हाला पहिले स्वतः नशामुक्त व्हावं लागेल आणि त्यावेळेस तुम्हाला दुसऱ्याचा आवाज उचलू शकता तुम्ही. या माध्यमातून अजून एक सांगतो साहेब गबांडांनी यांनी हा विषय गेले 7-8 दिवसापासून आमची चर्चा झाली होती की आपण हा प्रोग्राम कसा करायचा काय करायचा आमची चर्चा झाली. त्या माध्यमातून त्यांना माझ्याकडून माझ्या कुवतीप्रमाणे जे सुचलं मी त्यांनी सांगितलं त्यांनी त्याच्यावर अंमल केलं. त्याच्याबद्दल मी रिपब्लिकन सेना जिल्हा उपाध्यक्ष या नात्याने त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि त्यांनी मला या ठिकाणी या पद्धतीनं बोलवलं त्याचंसुद्धा मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो. या माध्यमातून परत एक सांगतो की आपण जर इथं जमले असेल इथून काहीतरी आपल्याला गोष्ट घेऊन जावं लागेल की मी आणि माझे 9 लोक एवढे नशामुक्त केले तर या अभियानाचा आपण खरी सुरुवात केली असं मी या ठिकाणी समजतो. थांबतो. जय भीम.